वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा होने वाला है सोप के बारे में। सोप यानी साबुन के बारे में। और आप सभी लोग साबुन को यूज करते ही होंगे, तो उसी साबुन के बारे में आज हम जानेंगे। डीपली अंदर घुस के साबुन के अंदर घुसेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। और अगर इस पूरे टॉपिक की बात करें तो ये पूरा टॉपिक हमारा होता है सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसमें जो डिटर्जेंट है इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 26 में बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर का पूरा लास्ट लेक्चर होने वाला है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो डिटर्जेंट का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाला जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टिक रहेंगे सोप के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सोप क्या होता है, कहां पे यूज किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बताएंगे, मेरा मन करता है बताने के लिए। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वो स्ट्रक्चर नहीं जो आप साबुन को खोलते और देखते अच्छा ये गोल है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, इसका डिजाइन ऐसे है, वो स्ट्रक्चर के बारे में नहीं। सोप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो साबुन है हमारा, ये कैसे किसी भी चीज को साफ कर देता है, कैसे क्लीनिंग एक्शन दे देता है हर जगह पे। अगर कोई भी चीज अगर नॉर्मल वाटर से नहीं निकल पा रहा है, नहीं छूट पा रहा है कोई भी गंदगी, वहां पे अगर हम साबुन को यूज करते हैं तुरंत क्लीन हो जाता है। कैसे कर पाता है साबुन, क्या होता है इसके अंदर। और एक आप बोलिएगा सर इसमें तो केमिकल होता है। सिर्फ इतना बोल देने से आपका काम नहीं चलेगा। आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आप क्लियर बताइएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सिर्फ ये बोल देना कि सर इसमें केमिकल होता है इसलिए साफ हो जाता है, ये कोई एक अच्छा आंसर हमारा नहीं हुआ। तो पूरा डिटेल में जाएंगे लोग और देखेंगे इसके क्लीनिंग एक्शन के बारे में। और उसके बाद देखेंगे कि क्या हर जगह ही साबुन क्लीनिंग एक्शन देता है। कुछ ऐसा भी जगह हो सकता है जहां पे साबुन क्लीनिंग एक्शन नहीं दे, तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ढेर सारी जगह है जहां पे अगर हम साबुन से किसी चीज को साफ करें तो साफ होने की बजाय गंदा ही हो जाता है। सुन के आश्चर्य लगाना, बिल्कुल इसी लेक्चर के लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोप से। और अगर सोप की बात करें यानी साबुन की बात करें तो साबुन क्या होता है। साबुन हमारा एक जो है सोडियम साल्ट होता है या पोटेशियम साल्ट होता है, कार्बोजेलिक एसिड का। किसका? कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड आप सभी को याद होगा कि क्या होता होगा, जिसके लास्ट में COOH लगा होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोजेलिक एसिड। और COOH के पहले क्या लगा होता है? COOH के पहले हमारा लगा होता है हाइड्रोकार्बन का ग्रुप। यानी हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, लास्ट में COOH होगा, और इस COOH के साथ क्या होगा? हमारा सोडियम लगा होगा या पोटेशियम लगा होगा। यानी कार्बोजेलिक एसिड के साथ सोडियम और पोटेशियम लगेगा तो इसको हम बोलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। और अगर पोटेशियम लग जाए तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। वही हमारा पहला लाइन कर रहा है, ए सोप इज द सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजेलिक एसिड विच हैज क्लीजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। यानी हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बोजेलिक एसिड होगा, उसके बाद हमारा सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है। तो हमारा साबुन सोडियम और पोटेशियम साल्ट कार्बोजेलिक एसिड होता है, जिसके पीछे लंबा चेन लगा होता है हाइड्रोकार्बन का। और ये होता है हमारा साबुन जो कि पानी में घुल के, किसमें घुल के? पानी में घुल के या पानी के साथ मिलकर क्या करता है? कहीं भी क्लीनिंग एक्शन देता है। अगर हमारे हाथ में ऑयल लग जाए, ग्रीस लग जाए, कुछ भी लग जाए या मोबिल लग जाए तो हम क्या करेंगे? अगर पानी से सिर्फ धुलना चाहेंगे उसके बाद भी हाथ में कुछ फील होगा, कुछ चिपचिपा स्टिकी फील होगा, तो हम क्या करेंगे? वहां पे अगर हम हैंड वॉश यूज करते हैं, हैंड वॉश भी हमारा साबुन है, या शैम्पू हम यूज करते हैं वो भी हमारा क्या है? साबुन का सॉल्यूशन है, वो भी एक सोप ही है। चाहे शैम्पू की बात कर ले या फेस वॉश की बात कर ले या हैंड वॉश की बात करें, या हमारा जो साबुन जो है ट्रेडिशनल वाला जो हमारा जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसकी बात करें, सब सोप है, सब के सब सोप है।
तो कुछ भी बात करें, या हमारे बाल में जो ऑयल निकलता है ठंडी के दिन में ज़्यादा निकलता है करके, गर्मी में थोड़ा सा कम निकलता है, ठंडी में आपको फील होगा कि बालों से क्या निकल रहा है, ऑयलिंग हो रहा है बालों में। तो अगर बालों की ऑयलिंग को क्लियर करना हो तो वहाँ पे हम साबुन को यूज़ करते हैं। साबुन कहने का मतलब शैम्पू, शैम्पू भी एक टाइप का साबुन ही है। तो ये क्या करता है, ये पानी के साथ मिलके जहां जहां भी ऑयल, ग्रीस या जो भी डस्ट पार्टिकल लगा होता है उसको क्लीन करता है, यानी क्लीनिंग एक्शन देता है। किसके साथ मिलके, पानी के साथ मिलके। अब हमारा बात आता है कि क्या सर जो ये साबुन है, ये जो सोप है, कितने टाइप के एसिड से मिलकर बन सकता है। जैसे कार्बोजेलिक एसिड है तो कार्बोजेलिक एसिड का तो कोई एक दो होगा नहीं उसके अंदर ढेर सारे एसिड आते होंगे कार्बोजेलिक एसिड के अंदर। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर है, हम बोले कि मार्कर लेके आओ यार, तो क्या मार्कर कोई एक ही होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। रेड कलर का भी मार्कर हो सकता है, ब्लू कलर का भी मार्कर हो सकता है, ग्रीन कलर का भी मार्कर हो सकता है, पिंक कलर का भी मार्कर हो सकता है, रेड कलर का भी मार्कर हो सकता है, येलो कलर का भी मार्कर हो सकता है। आप जिस कलर का मार्कर खोजिएगा उस कलर का मार्कर क्या होगा, आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो हम बात करें कि मार्कर से बोर्ड पे लिखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक मार्कर से लिखा जाता है, कोई भी मार्कर से लिखा जा सकता है। अगर व्हाइट बोर्ड हो तो व्हाइट मार्कर को छोड़ के व्हाइट से लिखोगे तो पता नहीं चलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में खुरापाती चल रहा होगा, बात यहाँ पे नहीं होगा कि रेड ब्लू से लिखे, दिमाग वहीं पे जाएगा सर व्हाइट से लिख दिए तो। अरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ये फालतू चीजों पे नहीं। तो वैसे ही अगर एसिड की बात करें तो कार्बोजेलिक एसिड में कोई एक एसिड नहीं होता है, ढेर सारे एसिड होते हैं। तो उन सभी एसिड के साथ हम क्या कर सकते हैं, साबुन को बना सकते हैं। क्योंकि साबुन क्या आता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड होता है। तो कोई भी कार्बोजेलिक एसिड उठाएंगे और साबुन को क्या करेंगे, बना देंगे। लेकिन हम लोगों को क्लास 10th में सिर्फ 2 एसिड के बारे में पढ़ना है जिससे हमारा साबुन बनता है। तो सबसे पहले हम साबुन के टाइप के बारे में जानते हैं कि जो हम साबुन यूज करते हैं वो कौन कौन सा साबुन होता है, उस साबुन को हम क्या कह के बुलाएंगे अगर केमिस्ट्री में बुलाना हो। अब ये नहीं बोलोगे डव होता है, सिंथॉल होता है, और भी क्या होता है, बहुत सारा हमाम होता है, लक्स होता है, ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं लोगे। यहाँ पे केमिस्ट्री में जिस केमिकल से मिलके बना हुआ है उसका नाम लेना होता है। तो हमारा पहला जो होता है साबुन वो होता है सोडियम स्टीयरेट। क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट। और दूसरा जो साबुन होता है सोडियम पाल्मिटेट। यही 2 टाइप के क्या होते हैं, साबुन होते हैं, सोडियम स्टीयरेट और सोडियम पाल्मिटेट। अगर इसका कोई आपसे पूछे कि इसका फॉर्मूला बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा C17H35COO- ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा सोडियम स्टीयरेट का होता है। और सोडियम पाल्मिटेट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका होगा C15H31COO-Na+। ये हमारा सोडियम पाल्मिटेट का होता है। अब आप बोलिएगा कि सर कुछ कुछ तो बात समझ में आ रहा है कि हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कार्बोजेलिक एसिड का COO दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी COO दिखाई दे रहा है, H कहाँ चला गया? तो देखो H ऐसा बात है कि जैसे सोडियम आया इसके अंदर H को क्या किया, भगा दिया। यहाँ पे जैसे सोडियम आया H को क्या किया, भगा दिया। तो ये दोनों सोडियम साल्ट हुआ, क्या हुआ, सोडियम साल्ट। और जैसा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं पोटेशियम साल्ट, अगर पोटेशियम साल्ट लिखना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे Na की जगह पे तुम क्या कर दोगे, अगर K+ कर दोगे, क्या कर दोगे, K+, Na को हटा के अगर K+ यहाँ पे लिख दिए तो हमारा आ जाएगा पोटेशियम साल्ट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम साल्ट, बस इतना ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम स्टीयरेट की जगह पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम स्टीयरेट, और सोडियम पाल्मिटेट की जगह पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम पाल्मिटेट। समझ में आया? लेकिन हमारे बुक में सोडियम के बारे में दिया हुआ है, इसीलिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सोडियम के बारे में ही बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोडियम के बारे में। अगर तुमको अंदर से बेचैनी हो रही होगी पोटेशियम के बारे में लिखने के लिए तो Na हटा के K लगा देना, K+, और यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम लिख देना, यहाँ पे सोडियम की जगह पे पोटेशियम लिख देना। तो ये हमारा 2 टाइप का साबुन होता है, सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीयरेट। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों साबुन बनता कैसे है, ये दोनों साबुन कैसे बनता है। अगर सोडियम स्टीयरेट की बात करें तो ये हमारा बनता है स्टीयरिक एसिड से। किससे बनता है, स्टीयरिक एसिड। और पाल्मिटेट की बात करें तो पाल्मिटिक एसिड से बनता है। यानी जो सोडियम पाल्मिटेट होता है वो पाल्मिटिक एसिड जो यहाँ पे दिया हुआ है
इससे बनता है। और सोडियम स्टीयरेट की बात करें तो स्टीयरिक एसिड से मिलके बनता है। तो अगर स्टीयरिक एसिड की बात करें तो C17H35COOH होता है, और पाल्मेटिक एसिड की बात करें तो C15H31COOH होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस साबुन को बनाना होगा या इस साबुन को बनाना होगा, हम क्या करेंगे, अगर स्टीयरेट बनाना होगा तो स्टीयरिक एसिड को लेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला ये है, और अगर पाल्मिटेट बनाना होगा, सोडियम पाल्मिटेट, तो पाल्मिटिक एसिड को लेंगे जो फॉर्मूला ये है। अब इन दोनों को ले लेंगे, और इन दोनों को लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे बेस। क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, बेस। और जैसे ही ये हमारा एसिड हुआ और बेस हुआ, एसिड के साथ इसमें क्या है, हमारा फैट भी है। क्या है, फैट। कार्बोजेलिक एसिड के अंदर फैट होता है, तो ये हमारा फैट, इसको फैटी एसिड भी बोला जाता है। अगर आप बुक में पढ़िएगा तो यहाँ पे फैटी एसिड भी लिखा रहेगा, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कार्बोजेलिक एसिड करके लिखा होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी स्टेरिक एसिड जो होता है हमारा फैटी एसिड होता है, यानी फैट भी होता है। साबुन में बोलते हैं ना कि फैट लगा हुआ है, ऑयल हुआ है, तो या तो हम प्लांट के फैट से साबुन को बनाते हैं या एनिमल के फैट से बनाते हैं साबुन। पूरा बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे साबुन बनाने का प्रोसेस है, प्लांट का फैट ले लीजिए या एनिमल का फैट ले लीजिए। तो हम इसमें से ले लिए ये हमारा स्टेरिक एसिड या पाल्मेटिक एसिड, दोनों में से कोई भी ले लिए, और इसको लेने के बाद क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। और जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्शन किया, हमारा क्या होगा, साबुन बन के रेडी हो जाएगा। और रिएक्शन कराने के लिए थोड़ा सा हीट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हीट। दोनों को मिलाएंगे, गर्म करेंगे, हमारा साबुन और ग्लिसरॉल निकल जाएगा। तो यहां से हमारा साबुन निकलता है। तो इसको लेंगे और जैसे रिएक्शन, जैसे स्टेरिक एसिड लेंगे और इसमें अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और सोडियम आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और इसमें बात करें तो इसमें भी सब कुछ देखिए, यहां तक और यहां तक सब कुछ सेम रहेगा, बस वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और सोडियम आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पाल्मेटिक एसिड से सोडियम पाल्मिटेट बन जाएगा और स्टेरिक एसिड से सोडियम स्टीयरेट, हमारा साबुन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें कि अगर हम साबुन बनाते हैं, अभी लिख लीजिएगा, सारा चीज बताएंगे, यहाँ पे सारा कुछ जो है लिखा हुआ है, अभी आप लोग को टाइम देंगे लिखने के लिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बात ये समझने वाली है कि जो हमारा साबुन बनता है, जो हम बेस लेते हैं, अब देखिए जैसे सोडियम लिए, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, या पोटेशियम भी लेते हैं, तो जो सोडियम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर बेस लेंगे, अगर सोडियम यहाँ पे आके जुटा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये जो स्टेरिक एसिड है ये बेस के साथ रिएक्शन किया होगा। तो कौन सा बेस, अगर सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए होंगे, जो बेस होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर पोटेशियम होता है यहाँ पे, तो जो हम बेस लेते हो क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो अभी हम क्या लिए यहाँ पे, इसका हम किसके साथ रिएक्शन कराए, NaOH के साथ। इसका भी किसके साथ रिएक्शन कराए हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराए। तो जो NaOH है और जो NaOH है, ये हमारा जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये जो एसिड है, ये कैसा एसिड है, कमजोर एसिड है। ये जो बेस है हमारा कैसा बेस है, यहां पे लिख देते हैं, कहां पे, यहां पे Sb लिख देते हैं। ये जो बेस हमारा है, जो भी ये बेस हमारा है, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो एसिड है ये कैसा है, कमजोर है, कमजोर एसिड है। अगर इसकी भी बात करें तो क्या है, कमजोर एसिड है। तो यहां पे जब हम साबुन बना रहे होते हैं तो जो बेस लेते हैं वो बेस ताकतवर लेते हैं, और जो एसिड होता है हमारा वो कमजोर होता है। और जब ऐसे मिलके रिएक्शन करने के बाद जो साबुन बनता है, तो आप बताइए जो साबुन का नेचर होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए सोच के। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और कमजोर एसिड लेके हम साबुन को बना रहे हैं तो साबुन जो बनेगा उस साबुन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, क्या होगा। और आप सभी का जो है जवाब होगा कि सर जो साबुन होगा वो बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। चाहे इस साबुन की बात करें या इस साबुन की बात करें, तो जो हमारा साबुन होगा इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का हमारा साबुन होगा। किस नेचर का साबुन होगा, बेसिक नेचर का। तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, अगर हम
सॉप के सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डालें तो किस में चेंज हो जाएगा? वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो साबुन होता है वो बेसिक होता है और किसी भी बेस में जो हमारा रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था साबुन के बारे में। अभी हम आपको बताएंगे कि साबुन कैसे बनता है और एक इंपॉर्टेंट टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, सोपनिफिकेशन। तो उसके पहले आप इन सभी चीजों को नोट करें, स्क्रीनशॉट करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग कि सैपोनिफिकेशन क्या होता है। एक टर्म बोले थे अभी हम आप लोगों से कि एक टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सैपोनिफिकेशन। तो अब चलिए उसी टर्म को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान से देखिए, जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रहा है? सोप इज मेड बाय हीटिंग फैट ऑयल विथ कंसंट्रेटेड NaOH। CONC का मतलब क्या होता है? CONC का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, शॉर्ट में CONC यानी कॉन्क लिखा जाता है। तो अगर हमको सोप बनाना हो तो हम क्या करेंगे? या तो ऑयल लेंगे या फैट लेंगे। फैट यानी एनिमल का फैट और ऑयल का मतलब वेजिटेबल ऑयल। तो हमको सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट को इकट्ठा करना पड़ेगा और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तब उसमें जाके हम क्या करेंगे? कुछ कंसंट्रेटेड NaOH को डालेंगे। यहाँ पे आप कोई भी बेस ले सकते हैं, सिर्फ NaOH ही नहीं लीजिएगा, कोई भी बेस ले सकते हैं। पर हमारे जो है बुक में या सिलेबस में या पेपर में सिर्फ NaOH से ही पूछेगा, तो हम लोग सिर्फ वही देखेंगे। तो NaOH लेंगे जो कि एक बेस है और दोनों को हीट करेंगे। और जैसे हीट करेंगे, नीचे आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे NaOH के साथ हम फैट और ऑयल को हीट किए, हमारा सोप और ग्लिसरॉल बन के रेडी हो गया। तो हमको ग्लिसरॉल तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सोप चाहिए। तो ऐसे हमारा क्या होता है? सोप रेडी हो सकता है। आप घर में भी सोप को बना सकते हैं। अब आप सोचिए कि सर सोप में तो खुशबू आती है, क्या करेंगे? तो बिल्कुल आप कुछ नहीं करना है, ऐसे ही फैट और ऑयल को लेना है। फैट तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप ऑयल को लीजिए, ऑयल में कुछ ड्रॉप NaOH को डालिए और हीट कीजिए। जब हीट कीजिएगा, हीट करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और जब मिक्स हो जाए तो फिर उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। और जब ठंडा हो रहा हो, मतलब सेमी सॉलिड में हो, ना पूरा का पूरा ठंडा हो जाए ना पूरा का पूरा गर्म हो जाए, एक शेप जब लेना शुरू कर दे, उस कंडीशन में आप उस पर परफ्यूम डाल दीजिए। जो भी आपको परफ्यूम की खुशबू अच्छी लगती हो, रोज का, लेमन का, जो भी आप डालना चाह सकते हो, चाहे मिल्क वाली खुशबू हो या जास्मिन की खुशबू हो, जो भी आपके पास परफ्यूम अवेलेबल हो, उस परफ्यूम को वहाँ पे डाल दीजिए। और जैसे परफ्यूम को डालिएगा और हमारा जो है क्या हो जाएगा? वो सॉलिड बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसा उसको शेप देना चाहे, आपके पास अगर फार्मा हो तो उसको जो है काट करके एक शेप दे सकते हो, या इतना बड़ा, जितना बड़ा आप बनाए उसको लेके अपने शरीर पे क्या कर सकते हो? रगड़ सकते हो। तो ऐसे हमारा क्या होगा? साबुन बन के रेडी हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को, जो रिएक्शन हो रहा है कि फैट और बेस को, यानी बेस यानी अल्कली को हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं हीट करा के, तो सोप बन के रेडी हो जा रहा है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल विथ अल्कली इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। यानी ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन ऊपर दिया हुआ है, इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों का साबुन के बारे में हम लोग पढ़ चुके कि साबुन कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, हमको घर में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि जो सोप है, इस सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि सारा खेल, जो क्लीन करने का खेल है, वो इसके स्ट्रक्चर पे है। तो साबुन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो मॉलिक्यूल होगा। अब आप सोचिए कि सर साबुन का तो स्ट्रक्चर हमको पता है, देखे हुए अलग अलग आता है, वैसा स्ट्रक्चर नहीं। जब साबुन को हम झाग बनाते हैं तो उस झाग में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, यानी हर साबुन के मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सोप दिया हुआ है, तो अगर आप देखें तो कुछ ऐसा, यानी इस लाइन को अगर हटा दिया जाए, इस लाइन को, ये हम समझाने के लिए दिए हुए थे,
अगर इन दोनों लाइन को हटा दिया जाए, अब यहां से यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का हमारा सोप का स्ट्रक्चर होता है। और बायो वाले काफी क्रिएटिव होते हैं, उनको ये देख के पता चल रहा होगा कि सर ये तो आप स्पर्म का स्ट्रक्चर जैसा कुछ बना दिए है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा जो है सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो अगर हम बात करें, जो भी हम साबुन देखे थे तो वहां पे लिखा हुआ था C17H35 या C15H31। तो जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो ये है, यहां से लेके, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे यहां तक, ये जो हमारा पार्ट है ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला है। स्टीयरेट ले लिए थे तो उसका क्या होगा? C17H35, वही वाला ये पार्ट है। C17H35 वाला जो पार्ट है वो यहां से यहां तक है, कार्बन हाइड्रोजन ये है। आप सोचिए कि सर ये पहली बार ऐसा हम देखने को मिला है। बिल्कुल नहीं, आप जैसे भी है यहाँ पे जब हम आप लोग को बता रहे थे नोमेनक्लेचर, वहां पे भी आपको पढ़ाए हुए हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो है कार्बन हाइड्रोजन का 11th क्लास के नोमेनक्लेचर में भी देखने को मिलेगा। और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन है हमारा। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे लिखे हुए हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये जो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वहां पे एक टर्म लिखे हुए हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब क्या होता है? डर जाना। जैसे तुमको अगर हाइट से फोबिया हो, यानी ऊंचाई से डर लगता हो, किसी को आग से फोबिया होता है, जैसे पुराने पिक्चरों में देखो, जैसे आग जलता था, बेचारा हीरो सब कुछ भूल के बेहोश हो जाता था ही, और जो विलेन होता था उसको दे मार जो है ठीक कर देता था, हीरोइन को उड़ा ले जाता था। तो उसको आग से फोबिया होता था। तो अगर आग से फोबिया है तो आग को देख के डर लगेगा। इस बेचारे को क्या है? हाइड्रोफोबिया है, यानी पानी को देख के इसको डर लगता है। जैसे लड़कियों सबको कॉकरोच से फोबिया होता है, कॉकरोच देख के डर लगता है, लेकिन उसी कॉकरोच को क्या करो? फ्राइड कर दो और उनको खिलाओ नमक डाल के, एकदम बहुत मजे से खाएंगी। बताओ नहीं कि ये कॉकरोच है, उसको क्या करो? फ्राइड करो, उस पर सॉस वगैरह डालो और ब्रेड के अंदर करके बोलो कि ये चिकन है और खिला दो। तो वैसे ये क्या है? हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? ये पानी के साथ डरता है। कौन डरता है? जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का पार्ट है, यानी पानी से डरेगा तो पानी के साथ कभी रिलेशन ये बना ही नहीं पाएगा। और जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे काला काला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सोडियम दिखाई दे रहा है, ये जो काला वाला पार्ट है क्या है? COO- है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे काला कर दिया गया, यहाँ पे माइनस कर दिया गया। तो जो COO- वाला पार्ट था वो काला वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो सोडियम है वो तो सोडियम है। तो ये हमारा जो है पार्ट हुआ। तो ये जो पार्ट होता है ये शॉर्ट पार्ट होता है, ये हमारा लॉन्ग पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है? शॉर्ट पार्ट होता है, छोटा सा होता है। और इस शॉर्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आयनिक पार्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आयोनिक पार्ट इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ जो रिएक्शन कर ले या वाटर के साथ जो रिश्ता बना ले, यानी हाइड्रोफोबिक का मतलब होगा जो वाटर को देख के डर जाए, और हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर को स्वागत करे, बोले बस तुम्हारा ही तो इंतजार था, तुम्हारे लिए हम बेचैन बैठे हुए थे, कब तुम आओ और तुमसे बात हो, रिश्ता बने। तो ये 2 अलग अलग पार्ट है एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, एक जो पानी से डर जाता है और दूसरा पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने का मतलब उसके साथ रिश्ता बना लेता है। यानी ये अगर हम पानी में डालें तो ये वाला पोर्शन जो है पानी के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन पानी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये पानी के साथ नहीं जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा? ये हमारे जो गंदगी होता है, जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है, फैट होता है, उन सब के साथ ये सॉल्युबल होता है। किसके साथ सॉल्युबल होता है? जो ऑयल, ग्रीस, फैट हो उसके साथ सॉल्युबल होता है। और ये देखो हमारा मार्कर पीछे वाला पार्ट हो गया हमारा क्या? हाइड्रोफोबिक, जो कि कार्बन हाइड्रोजन है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? आयोनिक पार्ट, जहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और सोडियम है। तो ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है और ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है। ये क्या करेगा? पानी के साथ जुड़ेगा, और ये पानी के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये किसके साथ जुड़ेगा? ऑयल के साथ, ग्रीस के साथ। अब एक ही स्ट्रक्चर में 2 अलग अलग पार्ट है, 2 अलग अलग चीजों से जुड़ रहा है।
तो जैसे हम इसको पानी में डालेंगे ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये हमारा पानी के साथ जुड़ जाएगा। और ये किसको ढूंढेगा, ये ढूंढेगा कि हमारा जो ऑयल है, ग्रीस है, तो ऑयल ग्रीस के साथ ये जुड़ जाएगा। तब जाके क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन देता है। तो इतना पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिए कि जो आगे वाला जो छोटा पार्ट होता है वो पानी के साथ घुलता है, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये हमारे ऑयल के साथ घूमता नहीं, घुलता है, यानी डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्लीनिंग एक्शन की तरफ कि आखिर कैसे क्लीन कर देता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सोप के क्लीनिंग एक्शन के बारे में कि कैसे कोई भी सोप किसी भी गंदगी को साफ कर देता है। चाहे हम बात करें ऑयल लगा हो या ग्रीस लगा हो, फैट लगा हो या मोबिल लगा हो, कुछ भी लगा हो हमारे कपड़े पे या हमारे शरीर में, हम क्या करते हैं, साबुन को यूज करते हैं और साबुन उस सारे गंदगी को क्या करता है, साफ करके हटा देता है। आप सभी लोगों ने अपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो वॉशिंग मशीन होता है वो कपड़ा को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। अगर हाथ वगैरह से करोगे तो काफी जो मेहनत लगता है, लेकिन वॉशिंग मशीन में डाले, पानी डालिए, सर्फ डाल दिए और क्या किए, स्विच ऑन किए, वो ऐसे गोल गोल कपड़े को घुमाएगा पूरा, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिधर मन किया क्या किया, कपड़ा को उछाल उछाल के क्या किया, घुमाता है। और घुमाने के बाद क्या करता है, आप लोग देखिएगा कि कपड़ा साफ हो जाता है। तो कैसे वॉशिंग मशीन कपड़ा को साफ कर देता है, सिर्फ हम सर्फ डाल देते हैं, साबुन डाल देते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। इसके पीछे का क्या टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी है वो आपके सामने है, और ये देख के आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। एक बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सर सही पकड़े हैं, भाभी जी घर वाला एकदम सही पकड़े हैं, नहीं समझ में आया है, एकदम यहाँ पे क्या कुछ कीड़े मकोड़े जैसा आप दिखा रहे हैं और बोले कि यही टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होता है, कपड़ा साफ होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है। तो बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी है, इसी को हम वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं या इसी को अपने हाथ से भी साफ करने में यूज करते हैं। कभी हाथ से कपड़ा साफ किए हो, हम लोग जब हॉस्टल वगैरह में होते थे तो हाथ से कपड़ा को क्या करते थे, साफ करते थे। बहुत ही मेहनत लगता था कपड़ा साफ करने में। और व्हाइट कलर का जो कॉलर होता है, व्हाइट शर्ट का कॉलर, वो तो एकदम जो है जान निकाल कर रख देता, कितना साफ करो कितना रगड़ो फिर भी थोड़ा थोड़ा येलोइश रह ही जाता था, बहुत दिक्कत होता साफ करने में। लेकिन घर पे तुम लोग यार रहते हो, तुम लोग तो वॉशिंग मशीन में डालते होगे, हॉस्टल वोस्टल गए नहीं होगे, और जो हॉस्टल में गया होगा उसका दुख दर्द हम समझ सकते हैं। तो चलो दुख दर्द को छोड़ते हैं और हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, वो है हमारा जो है सोप का स्ट्रक्चर या सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तुम सोच रहे कि सर अभी आप बोले कि वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में तो हम सर्फ डालते हैं। तो एक चीज याद रखना, वो याद रखने वाली बात ये है कि ये जो क्लीनिंग एक्शन है ये साबुन के साथ भी है, यानी सोप का भी क्लीनिंग एक्शन है और डिटर्जेंट का भी क्लीनिंग एक्शन है, दोनों में ही सेम होता है। चाहे हम सोप की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, तो इस लेक्चर में अगर हम सोप की बात कर रहे हैं तो सोप मान के समझ लो, अगले लेक्चर में अगर डिटर्जेंट की बात करेंगे तो डिटर्जेंट मान के समझ लेना। दोनों का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो दोनों ही टर्म एक ही में यूज होगा, दोनों में ही यही टर्म यूज होने वाला है क्लीनिंग एक्शन का। तो अब देखो होता क्या है, अभी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि जो हमारा सोप होता है वो समझ लो ये सोप का क्या है, स्ट्रक्चर है, सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। जो पीछे वाला होता था वो हाइड्रोकार्बन होता था, लंबा होता था, और ये क्या करता था, ये हमारे ऑयल में, ग्रीस में, फैट में, मोबिल में सॉल्युबल होता था। यानी जो स्ट्रक्चर है ये ऑयल ग्रीस फैट के साथ सॉल्युबल हो गया। जो आयनिक पार्ट होता था, जो छोटा पार्ट होता था, ये किसके साथ सॉल्युबल होता था, ये पानी के साथ सॉल्युबल होता था। और यही टेक्नोलॉजी से हमारा क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। तो देखो यहां पे हम क्या किए हैं, यहां पे हम एक बकेट लिए हुए हैं, ये रहा हमारा क्या, बाल्टी, और इस बाल्टी में हम क्या किए, पानी को डाल दिए, पानी डालने के बाद सोप को डाल दिए, और सोप डालने के बाद इसमें हम क्या किए, एक कपड़ा डाल दिए जो कि गंदा कपड़ा है। अब तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा गंदा कपड़ा, क्योंकि हम गंदा कपड़ा बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर कपड़ा बनाएंगे तो और डायग्राम जो है बिगड़ जाएगा और समझ में नहीं आएगा। समझ लो कि ये जो बीच में सेंटर में ऐसे जिलेबी की तरह जो है घुमा हुआ है, ये जो वाला पार्ट है, ये जो ऐसे घुमा हुआ है, ये हमारा समझ लो एक डस्ट का मॉलिक्यूल है। डस्ट है, कोई भी ऑयल हो गया, फैट हो गया, ये पूरा पानी है, पानी में क्या भरा हुआ है,
हमारा जो है सोप भरा हुआ है और इसमें हम क्या किए, गंदगी डाल दिए। तो ये बीच वाला हमारा क्या है, डस्ट है। डस्ट यानी कोई भी ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, फैट हो सकता है। वो जैसे ही पानी में आया, जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, वो तो पानी के साथ नहीं घुलता है। वो क्या किया, जा जाके उसके साथ क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल के साथ क्या हुआ, मिल गया। और जो पीछे वाला पोर्शन है, यानी मेन तो यही आगे होता है, ये पीछे होता है, लेकिन अभी क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया है और ये पीछे की तरफ आ गया है। तो समझ लो जो पीछे वाला पोर्शन है वो क्या हुआ, हमारे जो है ऑयल फैट के साथ घुल गया। और जो इसका जो फ्रंट मतलब हेड होता है, जो फ्रंट पोर्शन होता है, जो हमारा शॉर्ट पोर्शन होता है, ये क्या हुआ, पानी के साथ क्या हुआ, घुल गया। किसके साथ घुल गया, पानी के साथ। यानी जो हमारा आयोनिक पार्ट था वो पानी के साथ घुल गया, और जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पूछ था, इसका पूछ था, वो क्या हुआ, जाके ऑयल के साथ क्या हुआ, घुल गया। अब क्या होगा, जैसे ही हम समझ लो इसमें कपड़ा डाला हुआ था, और कपड़ा को जैसे ही हम निकालेंगे, क्या होगा, ये जितना भी हमारा छोटा पार्ट है ये पानी के साथ घुला रहेगा। जब पानी के साथ घुला रहेगा, जब हम कपड़ा ऊपर की तरफ निकालेंगे, ये क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। और यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होगा, चिपक जाएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये हमारा पानी, ये पानी है, पानी के साथ घुल गया। ये पार्ट जो है हमारा डस्ट के साथ घुल गया। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा कपड़ा निकलेगा, ये वाला पोर्शन किसके साथ, पानी के साथ नीचे ही बैठा रहेगा। और जब ये वाला पोर्शन नीचे बैठा रहेगा तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, नीचे ही बैठा रहेगा। और जब ये वाला पोर्शन नीचे बैठा रहेगा तो जो हमारा डस्ट पार्टिकल था वो कैसे बाहर निकल के चला जाएगा कपड़े के साथ, क्योंकि ये तो इसके साथ घुल गया है, तो ये भी नीचे बैठा रह जाएगा। और हम कपड़ा को ऊपर करेंगे तो कपड़ा हमारा क्या हो जाएगा, डस्ट फ्री, ऑयल फ्री, ग्रीस फ्री हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए एक बार और समझा रहे हैं, समझ लो। कपड़ा हम साफ करते तो क्या करते हैं, या तो कपड़ा को बाहर निकाल देते हैं या पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, समझ लो ये वाला पोर्शन हमारा पानी के साथ घुल गया, ये वाला पोर्शन किसके साथ घुल गया, पानी के साथ। जो कि छोटा वाला पोर्शन है, देखो ब्लैक ब्लैक दिखाई भी दे रहा है, तो पानी के साथ, ये पानी है, पानी के साथ घुल गया। ये वाला पोर्शन जो लंबा वाला पोर्शन है, ये किसके साथ, ये ऑयल के साथ घुल गया और पानी के अंदर है, और इसी में कपड़ा है। जब हम क्या करेंगे, पानी को निकाल रहे हैं बाहर, यानी ये हमारा क्या है, पानी है। जब पानी बाहर निकलेगा, ये पानी बाहर निकलेगा, तो ये अपने साथ क्या करेगा, इसको भी निकाल के लेके जाएगा। और जब ये निकलेगा तो इसी के साथ ये वाला भी तो जुड़ा हुआ है, तो ये भी निकल के बाहर जाना चाहेगा। और जब ये निकलेगा तो क्या करेगा, ये हमारे ऑयल को भी क्या करेगा, निकलेगा। यानी पानी जैसे हम बाहर निकाले, तो देखो पानी को हम बाहर निकाले तो सारा एक ही साथ निकल रहा है। देखो पानी है, ये पानी निकल रहा है क्योंकि इसके साथ घुल गया है, तो पानी निकल रहा है। जब इसको हम खींच रहे हैं, इस वाले पोर्शन को, देखो इस वाले पोर्शन, कैप निकल गया, सॉरी, इस वाले पोर्शन को खींच रहे, तो देखो ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हमारा ऑयल का पार्ट है। जैसे खींचे सारा का सारा निकला है। यानी यहां पे अगर कपड़ा होगा तो कपड़ा में जैसे हम खींचेंगे, कपड़ा से ऑयल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और पानी के साथ क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यही इसी टाइप से हमारा क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन होता है। और यहां पे एक टर्म आता है मिसेल। मिसेल का मतलब क्या होता है, जो ये सोप का मॉलिक्यूल है, जब ये स्पेयर में एक अरेंज होता है, किसमें, स्पेयर में। देखो स्पेयर टाइप से अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, स्पेरिकल मतलब डिजाइन में। तो जैसे स्पेयर फॉर्म में या स्पेरिकल डिजाइन में अरेंज होता है, देखोगे एकदम ऐसे स्पेयर की तरह है। जब स्पेरिकल फॉर्म में एग्रीगेट यानी अरेंज होता है, तो इसी सोप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ए स्पेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन दी सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड मिसेल। यानी स्पेरिकल जो फॉर्म बन रहा है हमारे सोप मॉलिक्यूल का, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लीनिंग एक्शन हुआ। अगर क्लीनिंग एक्शन नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिपीट करके देख लेना, और ज्यादा कुछ है नहीं। समझ लो ये पानी है, पानी के साथ हमारा जो है फ्रंट पोर्शन घुल गया, आयनिक पोर्शन, तो पानी जैसे निकलेगा तो इसको खींचेगा। जब इसको खींचेगा तो हाइड्रोकार्बन भी पीछे से जाएगा। जब हाइड्रोकार्बन जाएगा तो डस्ट जो इसके साथ घुला रहेगा वो भी निकल जाएगा। यानी पानी के साथ साथ सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और हमारा क्या होगा, हमारा जो भी कपड़ा होगा या हमारे शरीर हो गया, जैसे हमारे बॉडी पे अगर यहाँ पे क्या हुआ, मेरे हाथ में क्या हुआ, अगर यहाँ पे ऑयल लग गया, हम क्या करेंगे, साबुन यहाँ पे लगाएंगे और जैसे पानी गिराएंगे तो क्या होगा, जो आगे वाला पोर्शन होगा, आगे वाला समझ लो कि ये हमारा क्या हुआ,
ये सॉप का मॉलिक्यूल है, जैसे पानी गिरा है, जैसे पानी यहाँ पे गिरा है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, पानी के साथ मतलब क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, जो यहाँ पे डस्ट लगा होगा, जो ऑयल लगा होगा उसके साथ घुलेगा। तो जैसे पानी गिरेगा, पानी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा डस्ट पार्टिकल क्या होगा, निकल के बाहर की तरफ चला जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, एक बार पीछे रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्लीनिंग एक्शन होता है। और अगर हम बात करें आगे क्लीनिंग एक्शन के बाद कि क्या जो साबुन होता है वो हर जगह ही क्लीनिंग एक्शन दे देता है, क्या इसका कुछ लिमिटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है। पहला लिमिटेशन क्या है, सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। सर ये हार्ड वाटर क्या होता है, देखो अगर किसी पानी में कैल्शियम का सॉल्ट या मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट हो, जैसे अधिकतर जो कुआं वाला पानी होता है, कुआं का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो अगर हम कुआं का पानी ले लें तो उस पानी को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो अगर हम हार्ड वाटर के साथ साबुन के साथ किसी भी चीज को क्लीन कर रहे हैं तो वहां पे क्लीनिंग एक्शन नहीं देता है, बहुत कम देता है, बहुत ज्यादा साबुन को खर्च करना पड़ेगा तब जाके वहां पे क्या होगा, क्लीनिंग एक्शन देगा, बहुत ज्यादा साबुन को खर्च करना पड़ता है। तो वही कह रहा है, इसका लिमिटेशन है, सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। जो हार्ड वाटर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को क्या करता है, अपने पास रखा रहता है। और दूसरा इसका लिमिटेशन जो कमी है वो ये है, द स्कम फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप स्टिक टू द क्लोथ। स्कम क्या होता है, जैसे आप कभी अभी भी इसको कर सकते हैं, घर में क्या करें, पानी को निकालें और पानी निकालने के बाद उसमें साबुन को डाल दें और साबुन डालने के बाद उसको ऐसे घुलाइए। घुलाने के बाद अब देखिएगा कि झाग बनेगा और झाग बनने के कुछ देर के बाद आपको पानी के ऊपर एक वाइट कलर का लेयर दिखाई देगा सेमी सॉलिड में। जैसे हमारा जो है दही वही वगैरह होता है, जो कर्ड वगैरह होता है, जो वैसे ही हल्का हल्का क्या होगा, लेयर दिखाई देगा वाइट कलर का। अगर आप उसमें हाथ डाल के ऐसे हाथ निकालेंगे तो आपके हाथ पे भी वो क्या हो जाएगा, चिपक जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, जो कर्डी वाइट पार्टिकल होता है जो कि साबुन में मिलता है हमको। साबुन को ऐसे घुलाएंगे, हमारे कहाँ पे, हार्ड वाटर में घुलाएंगे तो वहां से निकलेगा। तो अगर हम हार्ड वाटर में सोप को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्कम का फॉर्मेशन होगा, और ये स्कम का फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, हमारे कपड़े पे वाइट क्या होगा, पार्टिकल लग जाएगा। अगर वाइट अगर शर्ट है या वाइट पैंट है तो चल जाएगा, आप सूखने के बाद उसको झाड़ सकते हैं। लेकिन अगर कलरफुल कपड़ा है तो सोचिए क्या होगा, पूरा वाइट जगह जगह पे क्या होगा, दिखाई देगा। और जहां पे आप कपड़ा साफ करने गए थे वहां पे कपड़ा और गंदा हो जाएगा, आपका मेहनत भी जाएगा, जो साबुन खरीदिएगा उसका पैसा भी जाएगा, तो सब कुछ जाएगा और कपड़ा तो खराब होगा ही होगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ड्री वगैरह में देना पड़ेगा क्लीन करने के लिए, या अगर पुराना कपड़ा है तो उसको फेंकना पड़ जाएगा। तो ये इसका लिमिटेशन होता है। तो पहला लिमिटेशन ये है कि ये हार्ड वाटर में वैसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है वहां पे हम साबुन को यूज नहीं कर सकते हार्ड वाटर में। और दूसरा, अगर हम यूज करते हैं तो स्कम का फॉर्मेशन होगा और वो स्कम क्या करेगा, हमारे कपड़े को और खराब कर देगा। तो ये हमारा जो है मिसेल था, ये एक्शन था, मतलब कैसे क्लीनिंग एक्शन होता है, और ये लिमिटेशन था। तो जल्दी से आप इस सब को नोट कीजिए, और अगर जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना हो उसको क्या कीजिए, ले लीजिए। यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो डिटर्जेंट के बारे में होगा। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।